बचपन से जब से होश संभाला आंखें खुली तब से हाजीपुर का नाम हमेशा सुनता है। नेपो किड मुझे कहा जाता है। ये एक नज़रिया हो सकता है डेफिनेटली देखने का कि पिछली बार 6 थी और इस बार 5 होगी। मैं किसी का विकल्प नहीं, मैं अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचना चाहता हूँ कि हर कोई उस सोच के साथ आए। 4 युवाओं को मौका दिया, 2 महिला को मैंने मौका दिया, तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला और युवा भारतीय राजनीति में। पर जब मैं बोलता हूँ मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि आज तक मैंने अपने पिता को प्रचार के लिए आमंत्रित तो नहीं किया। मेरे पिता के जाने के बाद वो भी मेरे पिता ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ हैं चिराग पासवान जी, जो हाजीपुर से सांसद बनने के लिए मैदान में हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार। तो हाजीपुर में अभी कैसा चल रहा है आपका? हाजीपुर मेरे लिए कभी संसदीय क्षेत्र रहा ही नहीं है, ना हो सकता है। हाजीपुर से मेरा रिश्ता तब से रहा जब मैं शायद राजनीति का र भी नहीं जानता था। तब से हाजीपुर के लोगों से मिलना जुलना, छोटा होता था। पापा 77 से हाजीपुर के साथ उनका रिश्ता रहा है। उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो बचपन से जब से होश संभाला आंखें खुली तब से हाजीपुर का नाम हमेशा सुनता आया। तो एक परिवार की तरह मेरे लिए हाजीपुर है और बस अपने परिवार वालों से उनका आशीर्वाद मांगने जा रहा हूँ। उम्मीद है, विश्वास करता हूँ कि जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मेरे पिता को अभी तक मिलता है वही मुझे भी मिलेगा। अब आपने एक अपनी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बना ली है, खास करके एनडीए में और बीजेपी में, कि रामविलास पासवान की जो विरासत है उसको आप आगे बढ़ाएंगे और असली रामविलास पासवान की जो पार्टी एलजेपी है वो अब आपके जिम्मे है। ये यहाँ तक पहुँचना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण तो रहा, मतलब ये स्ट्रगल आप सबने देखा। ये 2.5-3 साल मेरे लिए काफ़ी चुनौतियों भरे रहे, कठिनाइयों भरे रहे। नेपो किड मुझे कहा जाता है, बट अपने पिता के नाम तक के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। उनकी बनाई हुई पार्टी तक मुझसे छीन ली गई, पार्टी का वो नाम, पार्टी का वो सिंबल तक मुझसे छीन लिया गया। एक नई शुरुआत मैंने की, नई पार्टी बनाई, नए नाम, नए सिंबल के साथ, नए लोगों के साथ। मैंने पुनः मेरे नेता के विचार और सिद्धांतों को आगे लेकर चलने का मैंने प्रयास किया। मुझे खुशी है कि जनता ने इसमें मेरा खूब साथ दिया। जिस तरीके से आज से 2.5-3 साल पहले पूरा वो चक्रव्यूह रचा गया था मुझे समाप्त करने का, पठान, जिसमें हाजीपुर की जनता का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थिति में जिस तरीके से मुझे संभाला, तो ऐसे में आज न सिर्फ देश की, बिहार की जनता ने मुझ पर वो विश्वास किया, बल्कि गठबंधन ने भी मुझ पर वो विश्वास करके उचित सम्मान गठबंधन के भीतर देने का काम किया। अब पार्टी के विस्तार को लेकर आपका क्या विज़न है? जैसे पिछली बार आपको 6 सीटें मिली थी, आपने 6 की 6 जीत ली थी और इस बार 1 सीट कम हो गई, वो चाहे जिस भी कारण से हो। तो होना चाहिए कि आगे बढ़ें, लेकिन आप इस बार पीछे चले गए। तो पार्टी के विस्तार को लेके क्या विज़न है आपका? ये ना नज़रिए वाली बात है कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है। ये एक नज़रिया हो सकता है डेफिनेटली देखने का कि पिछली बार 6 थी और इस बार 5 होगी। बट मैं जहाँ से देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, बिकॉज मेरे सारे सांसद मुझसे छीन लिए गए थे। मेरी नई जो पार्टी है उस पार्टी में मैं सिर्फ अकेला ही सांसद हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी 5 गुना ग्रोथ है। पिछली बार से मैं बड़ा हूँ, बेहतर हुआ हूँ और आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि पार्टी का विस्तार हो प्रदेश स्तर पर, और उस दिशा में हम लोग कार्य मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर क्या आप आने वाले कुछ वर्षों में अपने आप को जदयू के विकल्प के रूप में देखते हैं, एलजेपी रामविलास को? मैं किसी का विकल्प नहीं, मैं अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचना चाहता हूँ कि हर कोई उस सोच के साथ आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सोच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जात पात धर्म मज़हब से उठकर बिहार की हर समस्या का समाधान देने वाला विजन, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार के निर्माण का रोड मैप, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सोच के साथ जुड़ें। एलजेपी रामविलास के साथ ये लोगों का परसेप्शन है, कई सारे लोग भी बोलते हैं कि परिवारवाद को काफ़ी आगे बढ़ाने वाली पार्टी है ये। आपके विपक्षी भी बोलते हैं और जनता में भी एक ये परसेप्शन है। तो इसको आप किस तरह से काउंटर करें या काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट काबिलियत ही आपको
आपकी मंजिल तक लेकर जाती है। अगर हैवी वेट सरनेम होना ही सब कुछ होता तो मुझे लगता है मेरी बहन मीसा दी जो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही हैं वो दो दो बार चुनाव नहीं हारती। जिस परिवार से वो आती हैं उस परिवार का नाम ही इतना होना चाहिए था कि वो चुनाव नहीं हारती, और हारती भी किसके सामने? रामकृपाल यादव जी के सामने, जो कि खुद एक कार्यकर्ता, जब तक राजद में रहे वहाँ पर भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में थे और अब भाजपा में भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि जब आप पब्लिक डोमेन में हैं तो ये बात मायने रखती है कि आप किस परिवार से आते हैं नहीं आते हैं। अंतुगत्वा अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो क्षमता है तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए आपका कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात मेरी पार्टी में परिवारवाद की, तो मुझे लगता है अब तो पिछली बार से काफ़ी कम हुआ है। मेरे खुद के परिवार के लोग ही अब मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो वो संख्या काफ़ी कम हो गई है। ये टिकट बंटवारे को लेकर जो मेरा इशारा था मुख्य रूप से आपके सरनेम को लेके या रामविलास के बाद चिराग पासवान, इस बात पे मेरा ज़्यादा जोर नहीं था, मेरा जोर था टिकट बंटवारे को लेकर। जी, अरुण भारती जी को जिस तरीके से, मेरे जीजा जी हैं जिनको जमुई से टिकट दिया गया, ये तमाम बातें देखिए अंतर्गतवा ना राजनीति में जब आप होते हो, चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़रूरी है विनेबिलिटी को एक फैक्टर बनाना, और सबसे बड़ा फैक्टर चुनावी रण क्षेत्र में विनेबिलिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे में कौन सीट जीत सकता है, इसके लिए पार्टी बहुत तरीके के फीडबैक्स कराती है, लेती है, सर्वेस करवाती है, और उसके आधार पर जो नाम सामने आता है उसी आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। विनेबिलिटी फैक्टर में डेफिनेटली अरुण भारती जी का नाम आगे था, मेरे परिवार से हैं पर उसके बावजूद उनको टिकट दिया, और कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत को समाहित कर दिया जाता है बस ये बोल कर कि वो मेरे जीजा हैं। बट अगर आप उनका व्यक्तिगत काबिलियत भी देखेंगे, लंदन से MBA कर आए, और उनमें जो कार्य क्षमता है, मैं मानता हूँ कि जमुई के लोग शायद मुझसे बेहतर ही सांसद साबित होंगे। आप बताना चाहेंगे कि उनका कंपटीशन कितने लोगों से था? उनका जमुई में राजद की एक प्रत्याशी थी, बट जिस तरीके से नहीं, आपकी पार्टी में, मतलब अच्छा मेरी पार्टी में क्या था? उम्मीदवार चुनने में। मेरी पार्टी में आई थिंक जमुई को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दावेदारी नहीं थी। जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, तो पार्टी ने भी पूर्णतः ये फैसला मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था कि जमुई से जिसको भी मैं मानूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा जमुई को लेकर बहुत नाम चल रहे हों जो कि बाकी सीटों पे थे पर जमुई में नहीं था। समस्तीपुर में कितने नाम चल रहे थे? समस्तीपुर में भी बहुत ज़्यादा नाम नहीं थे, सबसे ज़्यादा नाम हम लोग के खगड़िया में चल रहे थे। वैशाली को लेकर बहुत सारे नाम हम लोग के चल रहे थे। समस्तीपुर में भी कोई बहुत ज़्यादा नामों का वो नहीं था, और ये सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही थी कि जहाँ पे लोग जाति की बात करते हैं, हम लोग जमात को एक करने की सोच रखते हैं। मैं खैर 21वीं सदी का हूँ, मैं ना जात में मानता हूँ ना धर्म मज़हब में मानता हूँ, और मैं भी समावेशी विकास का मैं पक्षधर हूँ। ऐसे में मैं भी चाहता था कि अनुसूचित जाति वर्ग में एक विस्तार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को का समावेश होना चाहिए। ऐसे में शांभवी, और ना सिर्फ इसलिए कि किस जाति से आती हैं, बट यंग एजुकेटेड, सच एन आर्टिकुलेट यंग लेडी शी इज़, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी खूबसूरती से अपनी बातों को रखने वाली, ये वो छवि है बिहार की जो मैं देश के सामने रखना चाहता हूँ। आज भले मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, बट मेरा जो MY समीकरण है, जो जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर महिला और यादव का जो समीकरण है, इन 5 सीटों में मैंने 4 महिला और युवाओं का जो मेरा समीकरण है, इन 5 सीटों में आप देखिएगा मैंने 4 युवाओं को मौका दिया, 2 महिला को मैंने मौका दिया। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला और युवा भारतीय राजनीति में आए। समस्तीपुर में विनेबिलिटी फैक्टर को आपने किस तरह से मापा? क्योंकि आपने कहा ना कि विनेबिलिटी फैक्टर कैंडिडेट डिसाइड करने में एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। वहाँ पर किस तरह से मापा आपने शांभवी के लिए विनेबिलिटी फैक्टर? बिल्कुल, शांभवी के लिए एक तो उनकी जो अपनी पकड़ है, अपनी पकड़ इन द सेंस उनकी खुद में उनका जो खुद का व्यक्तित्व है, जिस तरीके से लोगों को वो बहुत सहजता से अपने साथ जोड़ लेती हैं, एक ये बहुत बड़ा कारण था। मैंने जैसा कहा कि वो पढ़े लिखे वर्ग से आती है, मैं जानता हूँ उनके पास वो विज़न है, और मैं इस बात को दावे से आपके सामने कह सकता हूँ कि आज के समस्तीपुर और 5 साल के बाद के समस्तीपुर को जब आप देखिएगा तो आपको ज़मीन आसमान का वो फ़र्क दिखाई देगा। दूसरा मैं चाहता था कि पिछली बार मैं एक भाई को लेकर समस्तीपुर गया था जिसने धोखा देने का काम किया। मैं मानता हूँ बेटियाँ धोखा नहीं देती, तो ऐसे में एक बहन को लेकर जा रहा हूँ। जनता उसको अपना आशीर्वाद देगी, ये मुझे विश्वास है। सेफ गेम? सेफ गेम नहीं, बट हाँ मैंने अपनों से धोखा खाया है, इसीलिए अब थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बहुत फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। तो आप अपने चाचा को प्रचार के लिए बुलाएंगे? उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है तो मैं जाऊं कैसे?
मैं बिल्कुल बुला लेता हूँ, आपके माध्यम से मैं बोल देता हूँ कि आ जाएँ मेरे प्रचार के लिए। पर जब मैं ये बोलता हूँ, मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि आज तक मैंने अपने पिता को प्रचार के लिए आमंत्रित तो नहीं किया। मेरे पिता के जाने के बाद वो भी मेरे पिता ही हैं। ऐसे में निमंत्रण अपनों को दिया जाए, ये हम लोग की परंपरा नहीं रही। कल को उनका भी बेटा अगर चुनाव कभी लड़ता है, तो क्या वो आमंत्रित करेगा तभी वो उसके प्रचार में जाएँगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। पर ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि विधिवत तरीके से आमंत्रित किया जाए, तो बिल्कुल निमंत्रण है उनको। बट अब तो ज़्यादातर आधा तो आपके सीट में मतलब 5 में से ज़्यादातर सीटों में चुनाव हो गए हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। 5 में से हाँ, हम 5 में से 2 सीट पर हो गए हैं। हम लोग का जमुई हो गया है, खगड़िया हो खगड़िया, गया, जमुई, समस्तीपुर अभी कल हो जाएगा और उसके बाद बेगूसराय फिर हो हाजीपुर और जाएगा। अच्छा, वैशाली। बेगूसराय में आप रहेंगे, हाँ। हाजीपुर और हाँ, वैशाली। हाँ। जी, 2 सीट पर हो गया, 3 पर होना है तीन अभी। हो गए। जैसे आपने कहा कि आपकी जो राजनीति का विज़न है उसमें जाति और धर्म वगैरह के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में भी हम देख रहे हैं कि ये बातें घूम फिर कर आ ही रही हैं और बड़े ज़ोर-शोर से आ रही हैं और आप ही के खेमे की तरफ से आ रही हैं। तो उससे आप कैसे सामंजस्य बिठाएँगे और क्या कहेंगे? अंततः जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, जनता आपके भविष्य का फैसला लेती है। पक्ष विपक्ष ये लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, फैसला जनता को लेना है। मैं मानता हूँ बिहार की जनता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे उनका एक अटूट विश्वास है और वो विश्वास मुझे लगता है परिणामों में भी देखने को मिलेगा। जो एक विपक्ष कह रहा है कि अगर 400 सीटें एनडीए को आ गईं तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा एनडीए की ओर से कहा जा रहा है। आज तो से आपको लगता है कि आपके समुदाय का आरक्षण ऐसे खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ ये संविधान है। उस संविधान ने हम लोग को संवैधानिक अधिकार दिया है आरक्षण का, कोई खैरात नहीं है ये। ऐसे में कोई भी आए और उसको समाप्त करते। 2015 में भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 10 साल हो गए, क्या होगा? और जो प्रधानमंत्री 3-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हो इसी संविधान की वजह से, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो इसी संविधान की वजह से, तो कोई क्यों संविधान या आरक्षण को समाप्त करना चाहेगा? ये सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को डराकर उनका मत हासिल करने की एक रणनीति है। और धर्म के आधार पर आरक्षण क्या संभव है? अगर मान लीजिए विपक्ष सत्ता में आ जाए, तो वो धर्म के आरक्षण आधार पर आरक्षण दे सकता है, ऐसा संभव भारत है? का संविधान तो इसकी इजाज़त नहीं देता और जिस धर्म की ये जिक्र कर रहे हो उस धर्म को आरक्षण का लाभ पहले से मिल ही रहा। उस धर्म में अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हों मुसलमानों में, या अगड़ा वर्ग की भी जो गरीब लोग हैं मुसलमान समुदाय में, उन सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ऐसे में जब आप विशेषतः धर्म का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास करते हैं और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान धर्म के लोगों का किया है। एक तरह से चुनाव में दोनों तरफ से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल, भ्रामक प्रचार दोनों तरफ से तो मुझे नहीं पता, बट विपक्ष तो ज़रूर ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की हत्या की, जिन्होंने खुद आपातकाल लगाकर देश में लोकतंत्र की हत्या की, लोगों के मौलिक अधिकार तक उस वक्त छीन लिए गए थे। तो ये लोग जब आज लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण ये सब बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। इस चुनाव में बिहार में विकास के मुद्दे पर कितना वोट मांगा जा रहा है? मैं मानता हूँ कि विकास के मुद्दे पर ही हर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हम लोग की बात करें, मैं खास तौर पर मेरे मन से आप सुनिएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो शौचालय महिलाओं के सम्मान के लिए बने हैं, या जो उज्ज्वला की योजना है, या किसी गरीब परिवार को अपना गहना जेवर ना बेचना पड़े बीमारियां आने पर, आयुष्मान के माध्यम से जो 5-5 लाख रुपए का उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, या दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके माध्यम से आज भी देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, या किसान सम्मान निधि, और तमाम वो विकास के मुद्दे हैं, या वो बेनिफिशरीज़ हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो लाभार्थी जिनको इन योजनाओं का लाभ हुआ है। मैं मानता हूँ कि उनका विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर बढ़ा है, मोदी की गारंटी पर उनका विश्वास बढ़ा है और इसी आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है पटना में और कहा जा रहा है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना में चुनाव में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ही इतनी है कि उनकी मांग हर जगह है और ऐसे में हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग के पास कम से कम कोई एक तो ऐसा नेता है जिसकी लोकप्रियता इतनी हो, और ऊपर से वो प्रधानमंत्री जब बिहार से इतना प्यार करें। आप मुझे कांग्रेस के बता दीजिए ना, राष्ट्रीय नेता कितनी बार आए बिहार, या उनके लोकप्रिय नेता जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं मात्र एक बार आए। आज चौथे चरण का चुनाव मतदान होने वाला है,
मात्र एक बार आए, ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री लगभग हर चरण में उन्होंने आने का काम किया। तो ये उनका समर्पण, उनका प्यार, उनका लगाव मेरे प्रदेश के लोगों के प्रति दिखता है, बिहार और बिहारियों के लिए दिखता है। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।